आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम आज का मुद्दा। ममता बनर्जी की महारैली के बाद जहां बीजेपी अब नई हिकमत अमली बनाने में लगी हुई है, तो वहीं कुछ हमख्याल लीडरान इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आजम खान साहब का सवाल सामने आ गया है, रैली में मुस्लिम लीडर कम थे, क्या मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी की क़यादत को नजरअंदाज किया गया है या फिर बिलखुसूस मुसलमानों की कोई क़यादत है ही नहीं? इन सुलगते सवाल पर हम आज बात करेंगे आज का मुद्दा में। और भी बहुत सारी बातें हैं, बीजेपी इसको लेकर के क्या सोच रही है ये भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है, बहुत खास मेहमान है, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। राकेश कपूर साहब को हमने अपने साथ जोड़ा है, सीनियर सहाफी है, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, बहुत सुलझी हुई सटीक बात रखते हैं और बहुत गहराई के साथ, दूरंदेशी के साथ अपनी बात रखते हैं। बड़ा आसान होता है उसको समझना भी और दूर तक सोच पाना भी। मनीष गुप्ता जी को हमने अपने साथ जोड़ेंगे हम थोड़ी देर बाद, मनीष कुमार गुप्ता जी को, सियासी तज्जियाकार के तौर पर। जयराम विप्लव जी नौजवान लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, एग्रेसिव तरीके से अपनी बात रखते हैं, अपनी पार्टी का मौकिफ रखते हैं। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और उनके साथ हैं नईम अब्बास साहब, बीएसपी के सीनियर लीडर हैं और अपनी पार्टी का मौकिफ रखेंगे। दोनों को साथ में बिठाया क्योंकि आजकल गठबंधन है और अब तो कोई लड़ाई झगड़े का सवाल ही नहीं है कुछ दिनों तक। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है 19 के बाद। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ हंसी मजाक के साथ ही, लेकिन बहुत अहम सवाल आजम खान साहब के, उस पर बात करेंगे। और जैसा कि इस प्रोग्राम का तरीकाकार है, शुरू के 2 मिनट में आप तमाम लोगों को अपनी अपनी बात रखनी है हमारे नाज़रीन के सामने, खास तौर से सब्जेक्ट को लेकर, इस विषय को लेकर। मैं सबसे पहले सियासी लीडरान के पास आऊंगा, फिर राकेश जी आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट लेने के लिए। सियासी लीडरों को समझते हैं वो क्या सोचते हैं। चलिए बीएसपी से शुरू करते हैं। हमारे नईम अब्बास साहब क्या कहेंगे आजम खान साहब के सवालों पर? मायावती बहन जी कह रही थी कल, उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के बड़े मसले उठाए, दंगे का मसला उठाया, उनके रिजर्वेशन का मसला उठाया और भी मॉब लिंचिंग का मसला उठाया, क्या कहेंगे? देखिए, आजम खान जी का जो बात उन्होंने कही है वो हो सकता है उनकी कोई व्यक्तिगत सोच हो और उसमें उन्होंने बोला हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे नुमाइंदगी नहीं थी। आपने देखा होगा कलकत्ता में नुमाइंदगी कर रहे थे अकबरुद्दीन ओवैसी जी भी कर रहे थे और क्या नाम है आपका हमारे जो कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला साहब वो भी मौजूद थे। और देश की बात थी तो देश की बात सब लोग लीडरान रख रहे थे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ना सोचने वाली इस तरीके की बात है। अभी अभी आपने बयान दिखाया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, वो क्या कह रहे थे कि ये नामदारों का गठबंधन है, ये तो भाई भतीजावाद का गठबंधन है। अगर उनके गठबंधन की बात करी जाए, चलिए हम उन्हीं की पार्टी से, नहीं मैं कह रहा, सुन लीजिए, मैं तो एक बात, हमारा गठबंधन तो पाकिस्तान, हम तो एक चीज ये कहते हैं कि जैसे उनका गठबंधन देश हित में है, ऐसा हमारा गठबंधन भी तो उनको देश हित में नजर आना चाहिए। हमारा किसी ऐसी पार्टी क्यों नहीं थे? नहीं, मैंने आपको बता दी, 2 नाम तो मैंने आपको बता दिए, तो 2 नाम तो वहां मौजूद थे और खुद अखिलेश यादव जी वहां पे मौजूद थे पूरी नुमाइंदगी करने के लिए। अब वो अलग उनकी बात है कि वो किस वजह से उन्होंने ये बात रखी, वो भी उनसे पूछा जाएगा। हमारे सपा के साथी बैठे हैं, वो इस पर रोशनी डाल देंगे इस बात को लेकर के। रही इस बात की कि जो भाई भतीजावाद वाली बात करते थे, तो राजनाथ जी को देखें, उनके बेटे को देखें, सुषमा स्वराज को देखें, स्वराज कौशल को देखें, वसुंधरा राजे को देखें, दुष्यंत सिंह को देखें, ऐसे बहुत सारे, कल्याण सिंह को देखें, राजवीर सिंह को देखें, बहुत सारे नाम है, यशवंत सिन्हा को देखें, आप जयंत सिन्हा को देखें, उनके यहाँ भी तो परिवारवाद है, उनको वो नज़र दिखाई नहीं देता और इस तरीके की चीज़ें वो बोलते हैं टीवी पे जाकर के। बहुत छोटी सोच दर्शाता है और प्रधानमंत्री की बड़ी सोच होनी चाहिए, ये छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। आप या तो वो देखें या दिखाएं किसी को कि ऐसी जो पार्टियां, जो 22 पार्टियां वहाँ साथ आई हैं, कि वो क्या देश हित में नहीं काम कर रही है, उन्होंने नहीं काम किया, तो वो जब तो इन चीज़ों पर सवाल उठाएं, वो खुद सोचें कि पीडीपी के साथ गए थे तो वो देश हित की पार्टी थी, या और ऐसी गोरखालैंड की मांग करने वाली अकाली दल के साथ गए थे कि वो देश हित की पार्टी थी। आप देखिए त्रिपुरा में, आप देखो त्रिपुरा में चले गए, वो मेघालय में चले गए। ठीक है, नहीं भाई, आपने ना घुमा दिया, आपने सवाल को घुमा दिया। आप आजम खान के जो सवालात थे उससे आप मोदी जी की तरफ चले गए या उनकी पार्टी की तरफ चले गए। ये आज की चर्चा का जो विषय है, मौजू है, वो ये है कि मुस्लिम क़यादत को लेकर, जो दूसरी बड़ी आबादी को लेकर के, और खासतौर से अगर कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है तो उसमें उसकी नुमाइंदगी या उसके लीडरान, उसकी क़यादत की क्या होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं राघवेंद्र जी के पास आऊंगा। राघवेंद्र जी, आप मुझे ये समझाने की कोशिश जरूर कीजिए कि अखिलेश यादव की ये सीधी मुखालफत है, जो सवाल, क्योंकि अखिलेश यादव उस रैली में पहुंचे थे, आजम खान साहब नाराज से हैं या जो उनके सवाल हैं वो अगर जायज भी है तो सीधी मुखालफत है अखिलेश जी की, क्या कहेंगे? देखिए, ये मुखालफत नहीं है, ये अपना उनका विचार है, निजी विचार है। अखिलेश जी वहाँ
मौजूद थे उस मंच पे। और जहां तक बात है कि सब अपने अपने पार्टी के जो भी अध्यक्ष थे, जो सीनियर लीडर थे, वो सारे उपस्थित थे। अगर अखिलेश जी उपस्थित थे, इसका मतलब सारी पार्टी वहां उसकी नेतृत्व था, चाहे वो मुस्लिम हो उसमें या दूसरे जितने नेता थे, सभी की मौजूदगी उसमें माननी चाहिए। तो इसमें ये मसला नहीं है कि वहां पर मुस्लिमों की संख्या कितनी थी या हिंदुओं की कितनी संख्या थी, क्योंकि संख्या सीएम की तरह बर्ताव करते थे आजम खान साहब, उनको भी ले जाते। देखिए, निश्चित तौर पर मैं जब पार्टियों के सब अध्यक्ष गए हुए हैं, ममता जी ने वो रैली की थी, वो ममता जी के ऊपर था, उन्होंने जिसको इनवाइट किया वो लोग वहां पर पहुंचे और बात हुई कि कैसे हम इस सरकार से लड़ें जो जुमलेबाज है, कैसे हम इस सरकार से लड़ें जो फिरका परस्ती कर रही है, कैसे इस सरकार से लड़ें जो सबका साथ सबका विकास का नारा तो देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो उन्हें एक भी मुस्लिम दिखाई नहीं देता जो इस योग्य हो कि उसको टिकट भी दिया जा सके। ऐसे इन्होंने अन्य राज्यों में भी किया। तो हम लोग इसके खिलाफ हैं कि कोई जातिवादी चीजें ना हो, बात हो तो सबकी हो, सर्व समाज की हो, क्योंकि जहां जातियों में देश विभाजित होने लगता है वहां देश में एकता अखंडता को खतरा पैदा हो जाता है, जो कि बीजेपी कर रही है। हम लोग गठबंधन जो बनाने जा रहे हैं उसका कारण यही है। अब लगातार आप देख रहे हो कि गठबंधन के खिलाफ इनके नेताओं का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या इनके बड़े नेता हो, लगातार उनके बयान आ रहे हैं और लगातार ये भी बता रहे हैं कि ये गठबंधन कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन लगातार कोई ऐसी इनकी मीटिंग नहीं जाती हो कि जिसमें गठबंधन पर ये चर्चा ना करते हो। ये अगर जम्मू कश्मीर में गठबंधन करते हैं, जो देशद्रोह की बात करने वाली पार्टी है, जो आतंकवादियों को शहीद बताने वाली पार्टी है, उनको कहते हैं तो कहते हैं कि देश हित में, हम करते हैं तो कहते हैं कि ये देश हित में। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास बहुत से सवालों को लेकर के, लेकिन जयराम विप्लव जी आपकी बातों पर मुस्कुरा नहीं रहे थे बल्कि खिलखिला रहे थे। तो मैं जयराम जी के पास जाऊंगा, क्यों आप खिलखिला रहे हैं इनकी बात? देखिए, मुझे इसमें क्या बहुत बड़ा मजाक है क्या? नहीं इमरान भाई, पहले तो सबसे पहले बात की मुझे बीच में नहीं रोकेंगे, इसका मेरा आग्रह रहेगा उनसे। हाँ, नहीं, पिछली दफे का जो अनुभव था उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। मैं केवल इतनी बात पे हंस रहा था कि जो पार्टियां एक खास जाति के नाम पर ही अपनी पार्टी बना करके यहाँ तक पहुंची, जो अहम वाई समीकरण जैसे या और तमाम तरह की समीकरण बहुजन देती है नारा, फिर सर्वजन पे आती है, वो पार्टियां आज जातिवाद की बात करती है और हमारे ऊपर आरोप लगाती है, जबकि हमारी पार्टी ने हमेशा ही 125 करोड़ भारतवासियों की बात की है। दूसरी चीज, आज जिस प्रकार से ये अभी बात कह रहे थे पीडीपी की, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ठीक है पीडीपी देशद्रोही पार्टी थी आपके मुताबिक, आपने कहा, और तो क्या आज आप महागठबंधन में उसको दूर रखेंगे? एक चीज। दूसरी चीज, अब इनका देखिए, इनका जो एजेंडा कलकत्ता से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक जहां भी रैली महारैली हो रही है, लोग पहुंच रहे हैं, इनका एजेंडा साफ है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। ये जो पूरा का पूरा डर है, यह 2019 में नरेंद्र मोदी जी की भावी विजय से ये घबराए हुए हैं, इसलिए एक साथ आ रहे हैं। ये एक साथ क्यों आ रहे हैं? ये डर से बना हुआ गठबंधन है, ये लूट की छूट के लिए बना हुआ गठबंधन है, ये भ्रष्टाचार पर समझौते का गठबंधन है। और अगर ये अकेले नहीं हैं, इनके गठबंधन में कुछ छिपे हुए साथी भी हैं, जिसका खुलासा मैं अगले 30 सेकंड में करना चाहता हूं। इनके साथ कौन है? देश में वो नक्सली, वो भी चाहते हैं कि मोदी सरकार दोबारा ना लौटे, क्योंकि देश के 40 जिले नक्सल मुक्त हो गए। वो बिचौलिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर शौचालय तक में दलाली खाते थे, आज उनकी दलाली बंद हो गई, वो भी चाहते हैं कि देश में मोदी सरकार ना लौटे। और इनके गठबंधन के साथी नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर के उनसे हाथ जोड़ करके आते हैं कि हमें मोदी सरकार को हटाने में मदद कीजिए। ठीक है, कुछ ये साथी ठीक है जिसकी और देश का आऊंगा। जयराम जी, देखिए मैंने पूरा अपना वचन निभाया, आपको बिल्कुल किसी को भी ना बोलने दिया ना खुद बोला। आपने कहा मोदी हटाओ पर ये लोग कायम है, तो मोदी जी भी तो इनको हटाकर ही तो सत्ता में आए थे ना। उनको हटाने के लिए भी तो मोदी जी ने एक गठबंधन तैयार किया था जो एनडीए के नाम से है। तो आप लोग जो ये कहते हैं कि गठबंधन वर्सेस मोदी, तो क्या मोदी जी भी तो इनको हटा करके ही सत्ता में आए थे? उन्होंने मैं आऊंगा आपके पास की बात नहीं कर रहा था, मैं नीति की बात कर रहा था। वो विकास पर, नीति पर, इस पर भी चर्चा करें। ठीक है सर, केवल व्यक्ति पर चर्चा करते हैं। ठीक है, व्यक्ति पर चर्चा करते हैं और ये बड़ा सवाल है। मैं राकेश जी के पास चलूंगा। राकेश जी, 2 मिनट में आप अपनी बात रखेंगे और मुझे ये जरूर बताइए, आजम खान का
जो सवाल, क्योंकि सियासी लीडर ने तो आपने देखा सबने भिड़की बना दिया, इस सवाल को ही जो है घुमा दिया। आप जरा बताइए आजम खान का ये सवाल कितना जायज है, अकलियतों के हवाले से, मुल्क की दूसरी बड़ी अकलियत के हवाले से अगर जो उनके एतराजात हैं सही भी हैं या नहीं है? देखिए इमरान भाई, जो अपने आजम खान साहब हैं, आपने जो अपने उसका आज का प्रोग्राम का जो रखा है वो सवाल आजम, सवाल आजम बिल्कुल बिल्कुल मौजू है, बिल्कुल सही है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को आप अलग करके कैसे देख सकते हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान को अलग करके देखना उसकी सबसे बड़ी तौहीन है। इस आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हिमायत करने के नाम पर जिस तरीके से लोग मुसलमानों को अलग करके देखते हैं, वो हमारे आइन की तौहीन है, हिंदुस्तान की ज़मीन की तासीर की तौहीन है, और हिंदुस्तान के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। ऐसे लोगों से हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि सोबत में गैर की कहीं पड़ी न हो ये खूह, और देने लगा है बोसा बगैर इल्तिजा किए। अरे भाई, आपसे पूछा किसने था? आजम खान साहब, सवाल ये नहीं है कि मुसलमानों की क़यादत आज़ाद हिंदुस्तान में किसने की? हिंदुओं ने की। मुसलमान से बड़ा सेकुलर इंडियन जो है वो तो आज है ही नहीं, जिन्होंने मुसलमानों ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी क़यादत जो है वो सिर्फ मुसलमान ही करे। मुसलमानों के जो ये खास तौर से जो अपने आप को नेता बताने की कोशिश करते हैं, उनका दर्द ये है कि मुसलमान इतना सेकुलर क्यों है। अरे भाई, हिंदुस्तान के हर आदमी में एक हिंदू रहता है तो एक मुसलमान रहता है, ये सोचना चाहिए। मुसलमानों की कोई सियासत अलग नहीं है, मुसलमानों का वजूद हिंदुस्तान से अलग नहीं है, मुसलमानों मुसलमानों के शरीर में बहने वाला रक्त वो अलग नहीं है। मुसलमान इस हिंदुस्तान के उतने ही वफादार हैं जितने के हिंदू या जितने की कोई और, मतलब मुल्क के मसलों से मुसलमानों के मसले अलग नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। लेकिन नईम अब्बास साहब, अगर ओवैसी हैदराबाद में कोई बात कहते हैं या उनके भाई असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी जब बातें रखते हैं तो जिस तरह की बातें उनकी होती है, तो उसके बाद हिंदुस्तान की जो अपने आप को सेकुलर जमातें कहती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी सियासी जमातें या खुद बड़े उलमा हजरात को भी मैंने सुना है जो कहते हैं कि नहीं, इस तरह की बातों से मुसलमानों का कोई सरोकार नहीं है, हमें मुस्लिम क़यादत नहीं चाहिए, हमेशा नकारा है, मुस्लिम क़यादत नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार मुस्लिम क़यादत की बात होकर देखी गई है तो उसके बाद फिर मुल्क का क्या हाल हुआ था, मुल्क दो भागों में तकसीम हुआ, ये हिंदुस्तान के मुसलमान अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो कभी इसके साथ नहीं रहे और वो चाहते भी नहीं है। लेकिन आजम खान साहब आज जो ये बात कह रहे हैं कि कम से कम दूसरी बड़ी आबादी के बड़े तादाद में नुमाइंदे तो कम से कम होने चाहिए थे, जिन दो लोगों के नाम वो गिना रहे थे उनके अलावा भी, आप उनकी इस बात को कैसे देखते हैं? ओवैसी ने भी हालांकि कहा कि और भी तो बड़े लीडर थे, मुल्क बड़े लीडरों से चल रहा है, वो कोई भी हो। नहीं, बिल्कुल, देखिए बात जायज़ है, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि आज़म खान ने जो बयान दिया है वो खुद ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या सोच के वो बयान दिया है। लेकिन मैं उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि वहाँ पे और भी लीडरान थे और जो देश हित में सारे लोग जमा हुए थे, फारूक अब्दुल्ला साहब थे और भी थे, और ख़ुद वहाँ पे अखिलेश यादव जी मौजूद थे, तो इसलिए उनको इसका बयान का देने का कोई तुक नहीं मुझे लगता कि उन्हें देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने दिया तो वो उनकी हो सकता है कुछ सोच के उन्होंने दिया, तो या तो वही बता पाएंगे कि उन्होंने क्या सोच के यह बयान दिया है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुसलमान, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो ये चाहता है कि सारी जितनी भी नुमाइंदगी हो और देश हित में हो, और मुसलमान एकजुट रहना चाहता है हिंदुस्तान को एकता में रखने के लिए। इसलिए देखो, वो वाली जो अलग अलग नेताओं की सोच हो जाती है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुसलमान गठित है और वो हिंदुस्तानी होने पे अपने आप को गर्व महसूस करता है। वो नहीं, जब आप लोग बात करते हैं, मुसलमानों के हक की बात करते हैं, आपको लगता है कि वो आपका वोटर है, वो आपका वोटर है, बड़े पैमाने पर आपको वोट करता है, ऐसा आप लोगों को लगता है? जो मसला देखिए, मैं कहूंगा जो सेकुलर जमातें अपने आप को बताती है और जो मानती है कि मुस्लिमों का हिमायत उनके साथ है, मुस्लिमों का समर्थन उनके साथ है, तो फिर उनको भी तो उनके लीडरान को प्लेटफॉर्म पर या स्टेज पर दिखाना चाहिए ना, एक मैसेज। वो बात सही, वो सही है आपकी बात, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें आजम खान को चुभी हूं। जैसे आज देखो कि मॉब लिंचिंग की
जितनी सारी घटना हुई है उसमें आप ये देखो, मेरे ख्याल से 2014 से लेके 2019 आ गया, लगभग 150 घटनाएं ऐसी हुई हैं हिंदुस्तान में जिसमें सबसे ज्यादा शिकार अगर कोई हुआ है तो वो मुसलमान हुआ है। अगर आप ताजे आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो लगभग 55% से ज्यादा जो जिनके ऊपर ये घटना हुई है तो वो मुसलमान थे। चाहे आप उसमें दादरी कांड लगा लो या राजस्थान में जो हुआ, अलवर में हुआ, जहां भी हुआ, मतलब जहां भी आप देखो मैक्सिमम तादाद, मेरे पास लिस्ट है, आप कहो तो मैं दिखा सकता हूं, क्योंकि वो पूरी लिस्ट में अगर आप देखो 55% जो लोग प्रभावित हुए हैं वो मुसलमान हुए मॉब लिंचिंग के नाम पे। जैसे बजरंग दलों ने या गोरक्षकों ने जब मारपीट करी है, आपने देखा उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ है तो मुसलमान हुआ। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये है कि अगर मुसलमानों को एक तरीके से उनका हक अगर किसी ने छीना है तो इस गवर्नमेंट ने छीना है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अगर आप अभी ठीक है ना, यही तो मैं कह रहा हूं, मैसेज आप दे सकते हैं उस रैली में, या आगे की जो बड़ी रैलियां आपकी देखिए ये जो फिक्र आजम खान साहब दिखा रहे हैं, कम से कम उसको लेकर के आप कहिए ना। वो ठीक है आपकी बात, वो तो मैं कह तो रहा हूं उस चीज को, लेकिन देखो मधु करने वाला कौन शख्स है? आपको मधु करने वाली थी ममता बनर्जी। अब आप जिन जिन को वो बुलाएंगे, आप जाएंगे तो वही लोग, अलग से तो किसी को नहीं लोग जा सकते हैं, तो वो भी एक वजह बन सकती है। ऐसा नहीं है कि आजम खान को नहीं बुलाया जा सकता, आजम खान बहुत बड़े लीडर हैं, ठीक है। तो मैं राघवेंद्र जी से पूछता हूं, हाँ? क्या अलग ट्रैक पकड़ रहे हैं आजम खान साहब? ना खेलेंगे बल्कि खेल बिगाड़ेंगे, ये कुछ इस तरह की राह पकड़ रहे हैं क्या, इस तरह के सवाल उठा करके? और एक बात और, जितना समझ में आता है, मायावती जी के साथ अखिलेश यादव के चले जाने से आजम खान कुछ बहुत ज्यादा खुश नहीं है, उनकी बातों से, उनके बयानों से ये साफ नजर आता है। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं, पार्टी जब निर्णय लेती है तो देश हित को लेकर के लेती है, किस तरीके से देश में हालात हैं उससे निपटा जाए, क्योंकि किसी की पर्सनल अगर उससे लेंगे तो पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, अपने अपने विचार भी होते हैं, लेकिन जब पार्टी फोरम होता है तो वहाँ एक मत हुआ जाता है कि इस विचारधारा पर हम आगे बढ़ेंगे, और जो उनका विचार है वो अपना निजी विचार है। माननीय अखिलेश जी अगर इस तरीके का कोई संदर्भ में बयान देते हैं, उस बयान का एक अपना मतलब होता है कि हाँ वो इसको कहने जा रहे हैं, उनका अपना निजी विचार है, और किस परिप्रेक्ष्य में वो कहना चाहते हैं वो उन्हीं से समझा जा सकता है। अभी बीजेपी के कह रहे हैं कि ये सारा जो गठबंधन हो रहा है ये मोदी जी के डर से हो रहा है। मैं तो ये क्या, मुझे समझ में नहीं आता, बड़ी विडंबना है कि 47 पार्टियों की बैसाखी पर टिके मोदी जी, वो बड़ा मजबूत हैं, 47 पार्टियों की बैसाखी पर हैं, फिर भी मजबूत हैं, और प्रचारित क्या हो रहा, मोदी वर्सेस आल। अभी तो दो ही लोगों ने केवल गठबंधन किया, नाम ले लेकर के जो है आप लोग माहौल बना रहे हैं, एक व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, टारगेट कुछ नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात है कि इनके स्टार प्रचारक है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, बहुत राज्यों में जाते हैं बीजेपी को जिताने के लिए। जब उपचुनाव हुआ और हम लोगों का गठबंधन हुआ केवल अनौपचारिक रूप से, औपचारिक भी नहीं हुआ, वो साफ हुआ। आपकी रैलियों से भी जो हो रही है इस इत्तेहाद की, मोदी हटाओ, मोदी हटाने के लिए या मोदी के खिलाफ, मोदी ने तो ये बातें तो आप लोगों की तरफ से आ रही है, तब तो कह रहे हैं। ये तो बड़ा अजीब सी बात है, जब चुनाव होते हैं सारी पार्टियां चाहती हैं कि वो सत्ता में आए, एक दूसरे को हटाने के लिए। बीजेपी ने पहले प्रयास नहीं किया, तभी तो मोदी जी आए, कांग्रेस हटी, मोदी जी आ गए, अब मोदी जी भी हटेंगे। भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां पर उनका पेटेंट है कि वही रहेंगे। देखो ये बड़ी बात है, और मैं ये बात जरूर कहूंगा, मुझे अच्छे से भी याद आ गया, थोड़ा सा मैं भूल रहा था कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उस वक्त हम बीजेपी की सरकार को लाने वाले नहीं है। ये तो खुद ही बीजेपी ने उस वक्त कहा था कि मोदी सरकार या मोदी जी आने वाले हैं। अगर लोग कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस ऑल, तो फिर गलत है। बड़े अटैक हुए आपकी पार्टी पे, बड़े अटैक हुए, पर मैं अपने मुद्दे से नहीं भटकूंगा विप्लव जी। ये जो बात है खासतौर से आजम खान कह रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं कि आपने मुसलमानों को नजरअंदाज किया, उनकी क़यादत को नजरअंदाज किया। ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है सवाल उठाने के लिए, क्योंकि आप लोग ही इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग तुष्टीकरण करते हैं, कांग्रेस हो या बाकी सियासी जमातें, जो अब इत्तेहाद बनने जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले दो चीजों पे बिल्कुल आप ही के केंद्र पे रहूंगा। जो सवाल आपने पूछा है उसी के इर्द गिर्द ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि 47 दलों का गठबंधन है, तो उनको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 2014 में 282 सीट लेकर के अपने दम पर सरकार बनाई थी, और चूंकि हमारा, सुन लीजिए सर, लेकिन पहले गठबंधन पहले किया, वो तो आपकी आ गई तो बात अलग है। आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा वक्तव्य भी आप ही कर लें सर, ऐसा है तो आप बोलिए। इन्हें बीच में टोकने की ये दर्शक भी पसंद नहीं करते सर इसको। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 282 सीटों को लेकर के हमने सरकार बनाई, और
चूंकि सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और जो समान विचारधारा के लोग थे, जो हमारी बातों से इत्तेफाक रखने वाले लोग थे, वो कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत एनडीए की सरकार का गठन हुआ। पूर्व में भी अटल जी के समय में 28 दलों का गठबंधन लेकर के उन्होंने 6 साल सफलतापूर्वक सरकार चलाई थी। तो एक इतिहास रहा है, चूंकि हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम कमजोर थे इसलिए हमें बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। एक तो ये, दूसरी चीज कि ये जो बात हो रही है, आजम खान साहब ने जो कहा, अभी बार बार हमारे मित्र यहाँ पर जो पैनल में है और कपूर साहब कह रहे थे कि मुस्लिमों को अलग से नहीं देखना चाहिए। ये बात तो उनको तब भी बोलनी चाहिए जब इस देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो ये जो तुष्टीकरण करके उनको एक अलग दिखा करके, उनको भय दिखा करके और एक वोट लेने की, वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल करने की सियासत लंबे समय से रही है, ये अटैक उनके ऊपर है। और आजम खान साहब जब सवाल उठाते हैं, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों, बिल्कुल मुसलमान भी है, तो वो तो कह रहे हैं ना कि लेकिन नहीं इमरान भाई, हम तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, और जब 50 करोड़ 10.5 करोड़ घरों में आज आयुष्मान योजना लागू हो रही है, तो किसी का जाति और मजहब देख करके नहीं पूछ रही है, तो सबका घर में जा रही है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। दूसरी चीज, ये जो आज इन्होंने कहा, ये तो इनके ऊपर वार है ना, जो तुष्टीकरण के लिए बार बार दिखावे की राजनीति करते थे, ये चेहरे के तौर पर लेकर के आते थे। और इनके साथी कई एक दल तो ऐसे हैं जो ओसामा बिन लादेन की हमशक्ल को लेकर चुनाव में घुमा करते थे। इस प्रकार की राजनीति नफरत की आग लगाते हो या उन्हें फिर कहते हो सबका साथ सबका विकास। हम नहीं कह रहे हैं, आपने एक आदमी को आतंकवादी बता दिया। अरे एक कैसी बात कर रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए जरा रमेश आपको। नहीं, आप अभी आपने कह दिया एक शक्ल के सुनिए, तो वो आतंकवादी बना दिया आपने उसको। मुझे नहीं आनी आपने उसको आतंकवादी बना दिया, नहीं बना दिया? आप बताइए अभी आपने क्या कहा? जो आप इमरान, मैं क्या कह रहा हूं, उन दलों को, आप जैसे दलों को सवाल उठा रहा हूं जो दिखावे के लिए विकास नहीं। अरे सुनिए ना, अरे आप झूठ बोल रहे हो। आप दिखावे के लिए मुसलमानों को आतंकवादियों से जोड़ते हो। आप मुसलमानों को आतंकवादियों से जोड़ते हो। आप मुसलमानों को आतंकवादियों से जोड़ते हो। और मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं, आप जैसे दल, सुन लीजिए ना, सारे पिस्टल और उसके साथ पकड़ा गया, आतंकवादी बात को क्यों खींच रहे हैं? सुनिए मेरी बात। अरे आप सुनिए, ठीक है, आप बोलिए। अरे मैं इमरान भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट सुन लीजिए। सबका विकास की बात कर रहे हो आप, हिंदुस्तानी कहने की बात कर रहे हो। सुन लीजिए, मेरी बात केवल इतनी थी। अरे सुनिए ना, नहीं अब्बास जी, आपके चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। इस देश में कुछ ऐसे दल हैं जो मुसलमानों को आतंकवादियों के साथ जोड़ते हैं, मुसलमानों को आतंकवादियों के साथ जोड़ते हैं, आतंकियों के जनाजे पर भीड़ इकट्ठा करवाते हैं। और कल ही सुनिए, उमर अब्दुल्ला जो आज आपके महागठबंधन के साथी हैं, एक तो उसके अंदर उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं पार्टी का आतंकवादियों को नहीं मारा जाना चाहिए। क्या भारतीय मुसलमानों को आतंकवादी के रूप में बताइए? आप अभी हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं, इतने में आतंकवादी की बात करने लगे। मैं वही आपको खोलता रहूंगा। आप जैसे कुछ दल हैं जो मुसलमानों को आतंकियों के साथ जोड़ते हैं, जो मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, जो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई आजम खान सवाल उठा दे, आपके मुंह से क्यों नहीं निकलता? लेकिन आजम खान सियासी बातें ठीक है, सियासी बातें ठीक है, मैं अपने मुद्दे से नहीं भटकूंगा, मैं अपने मुद्दे से नहीं भटकूंगा। अभी आपने 1 मिनट में मुसलमान को आतंकवादी से मिला दिया। ठीक है, नहीं भाई, ठीक है, सियासी नहीं सर, ये कोई मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। ये नाजायज बात है। कपूर साहब हिंदुस्तानियों की बात कर रहे थे, असेंबलियों में और पार्लियामेंट विकास की बात कर रहे थे, असेंबलियों में और पार्लियामेंट में आतंकवादी से मिला दिया। उन दलों को आप नाजायज बताइए जो ऐसी हरकत करते हैं, घट रही है, को लेकर के क्या कहिए ना, मध्य प्रदेश में 11 लोग पकड़े गए, कमी आ रही है। और सभी सियासी जमातों ने कहीं ना कहीं मुस्लिमों को नजरअंदाज किया है, जो खास तौर से अपने आप को सेकुलर भी बताती, मैं उनकी तरफ भी इशारा कर रहा हूं। तो अगर नुमाइंदगी घट रही है तो वो भी अपने आप में एक फिक्र का बायस है। शर्म की बात है। देखिए, हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के लोगों की तासीर ये रही है कि जहां पे हिंदू अकलियत में हो वहां से मुसलमान लीडर जीता करता था। मुजफ्फरनगर से मुफ्ती मोहम्मद सईद जीत गए थे 1989 का इलेक्शन। गुलाम नबी आजाद महाराष्ट्र से जीत गए थे। अरे ये वो मुल्क है, ये गुलदस्ता है, इसे इस तरीके से मत बांटो। जो हम बात कर रहे हैं अभी कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद
आजादी के बाद तो वही सबसे बड़े लीडर थे, लेकिन मुसलमानों ने पंडित नेहरू को अपना नेता माना, जबकि मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री थे। और ये जितने भी ICCR से लेकर के और जितने भी बड़े ये आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सब मौलाना आजाद ने क़यादत की, उनकी क़यादत में सारा काम हुआ। ये तो हिंदुस्तान की तासीर ये रही है। हमें इस तरीके से हिंदुस्तान को कभी देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सम्राट अशोक महान से लेकर के अकबर महान भी हुआ। नुमाइंदगी से भी बहुत फर्क पड़ता है। देखिए मैंने अर्ज किया ना अभी, हिंदुस्तान की ये तासीर रही है, इसकी ये तारीफ रही है कि यहाँ पे कभी हिंदू मुसलमान जो कैंडिडेट है, नेता है, अगर वो लीडर है तो उसे कभी किसी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी की जरूरत नहीं पड़ी। और इसीलिए हमारी जो संविधान सभा थी उसमें इसी वजह से तय हुआ था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। खाली जो है वो हिंदुओं में चूंकि सदियों से एक जात के लोगों के साथ जो है वो जानवरों से भी बदतर उनके साथ सलूक किया गया है, इसलिए उन्हें देना चाहिए। लेकिन जो अभी बात आई थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कह दिया, उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान की जो जखीरे पर सबसे पहला हक जो है वो अक़लियतों का बनता है। और इस वजह से कहा था कि उसी समय जो है वो उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि मुसलमानों की हालत जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से भी बदतर है। इस वजह से उन्होंने विज्ञान भवन में ये बात कह दी थी, उसको पकड़ लिया गया, उसको रगड़ दिया गया कि मनमोहन सिंह ने कहा है कि मुसलमानों का सबसे पहले हक है। अरे भाई, जब मुसलमान सबसे गरीब हैं, हिंदुस्तान का आईन क्या कहता है कि जो गरीब है उसे ऊपर उठाओ, उसे बराबरी का दर्जा दो, बीच में नहीं बोलें, बीच में नहीं, उसे बराबरी का दर्जा दो। सबसे गरीब कौन है? मुसलमान, उसे बराबरी का दर्जा दो आप। आज वही सवाल आकर के खड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर मुसलमानों में भी जात बिरादरी यहाँ तो है, ये भी सवाल उठता है नईम साहब कि छात्रवृत्ति का मामला हो, मोदी सरकार दावा करती है कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अक़लियतों को दिया। सर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के अक़लियतों को खास तौर से आगे किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, तो फिर और या फिर ट्रिपल तलाक का मसला हो जिसको वो कहते हैं कि मुस्लिम खवातीन के हक की ये लड़ाई है, तो फिर इसको भी आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, वो ठीक है कि भाई हम उसका कोई भी विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मसला कहाँ आ जाता है कि अगर आप मुसलमानी औरतों का इतना फिक्र कर रहे हैं तो आप जो और मजहब में जो महिलाएं आती हैं उनका भी फिक्र करें। लेकिन ठीक है, आप ये देखिए, अगर 3 तलाक का मसला है, आज आपकी हमारी बात भी हो रही थी इस मसले पे कि 3 तलाक आपने दिया और फौरन ही उसके अगेंस्ट FIR दर्ज हो गई और वो जेल चला जाता है। ठीक है, तो उस ख्वातीन का क्या होगा जो 3 साल तक ऐसे ही रहेगी और 3 साल तक उसका खर्चा या तो सरकार उठाए, क्योंकि वो तो चला जाएगा, जेल चला गया, क्योंकि उसके पास इतनी, मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि ऐसे लोग ही 3 तलाक देते हैं जो बिल्कुल जाहिल हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल नीचे स्तर पे आते हैं, जिन्हें नहीं पता। क्योंकि 3 तलाक का मसला क्या है, सुन लीजिए, 3 तलाक क्या है। मैं इस मामले में एक बात करना चाहता हूँ। 3 तलाक का जो सरकार बिल लाई है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का माइनॉरिटी जजमेंट है उसको मान करके लाई है। जो मेजोरिटी जजमेंट है उसने नहीं कहा कि कानून की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप किसी मजहब में घुसते हैं तो आप उस मजहब के दायरे में इस हद तक आप नहीं घुस सकते कि जो उसके अपने जो कानून है, अपने जो नियम हैं, अपने जिन नियमों पर चलने के लिए आईन ने कहा हुआ है, संविधान ने कहा हुआ है, आप उससे कोई दखलंदाजी करें। सवाल ये है कि आप ये देखें कि हिंदुस्तान की तहजीब जो है ये मिला जुला गुलदस्ता इसलिए नहीं है। हिंदुओं में तलाक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इस्लाम से आया, कुरान से आया। जो अगर बुराई है, अगर कोई ट्रिपल, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको, अगर उठा रहे हैं, सुन नहीं ठीक है, सुन तो लीजिए, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, चलिए बहस, लेकिन हमारी ट्रिपल तलाक में एक छोटा सा बताना चाहता हूँ। मैं अर्ज सिर्फ इतनी सी कर रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के हम इतने ही बड़े खैर ख्वाह हैं और उनमें भी उन खवातीनों के इतने बड़े खैर ख्वाह हैं, तो सबसे पहले हमें ये लाजिम कर देना चाहिए कि हर मुसलमान आपके बच्चे को 10वीं तक
पढ़ाई मुफ्त होगी और उस स्कूल में होगी जिसमें अमीरों के बच्चे जाते हैं। ये करिए ना आप कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपड़ासी की हो संतान और टाटा या बिरला का छोना, सबकी शिक्षा एक समान। ये करिए ना, ये सारे मसले यही वजह है, यही मैं चीज कहना चाह रहा था। उनका इत्तेहाद बनने जा रहा है, उसमें रखिए आप लोग। ये बात सही है, हाँ, ये तो रखी जाएगी, ये रखी जाएगी, लेकिन जहां ऐसा लगेगा कि सियासी नुकसान हो जाएगा तो आप छेड़ जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, एक छोटी सी बात है, बस एक छोटा सा वक्फा का इशारा हो रहा है। जयराम जी आप ही के पास आऊंगा ब्रेक के बाद। एक छोटा सा वक्फा, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। हम अपने मूल मुद्दे से, मैंने बहुत अपने मेहमानों को बोल रखा है कि उससे हम ना भटके, जो आजम खान साहब के सवालात हैं उसके आसपास ही रहे। लेकिन हाँ, गठबंधन की भी बात होगी, ट्रिपल तलाक पर भी बात जाएगी, दूसरे मसलों पर भी मुसलमानों की जाएगी, लेकिन हाँ, हम बात मुस्लिम क़यादत को लेकर भी करते रहेंगे। राघवेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, फिर जयराम जी के पास जाना चाहूंगा। जो बातें ब्रेक से पहले हो रही थी, बहुत सारे मुद्दों को हमने छुआ जो कि हम अक्सर अपनी चर्चा में करते रहते हैं, छूते रहते हैं, और जो है भी मुद्दे कहीं ना कहीं वो है मुसलमानों से जुड़े हुए। ऐसे में जब मुसलमानों की क़यादत की बात होती है तो फिर जब सभी पीछे पैर खींचते हैं, जो आपका इत्तेहाद है, जिन पर सवाल आजम खान साहब उठा रहे हैं, तो फिर लगता है कि हाँ वाकई सब यूज कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो वाला मामला है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज जिस तरीके से होती है वो दिखती जरूर है, और यूज एंड थ्रो की बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक हमारी सरकार रही, और हमारी सरकार ने मुस्लिम जो बालिकाएं थी उनको 30,000 रुपए देने के इसलिए क्या, वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि जहाँ अशिक्षा शिक्षा हो जाएगी तो बहुत सारे काम आगे के आसान हो जाते हैं। सबसे पहला सरकार का दायित्व है कि वो उसको शिक्षा दे, और बहुत सारे हैं, हमने चाहे मंत्रिमंडल के हिसाब से रहा हो या और अन्य मामलों में हमने जो सरकार के कार्य हैं उसमें भागीदारी का मामला हो, हमने इनको आगे बढ़ाने का काम किया कि जो कौम पीछे छूट गई है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो इन्होंने इनको टारगेट करने का, अब हिंदुत्व की बात करते हैं, वो करते हैं, उसमें फिर सारे कहाँ आ जाते हैं। और जब बात करते हैं कि राम मंदिर की बात हो रही, जब कोर्ट में चल रहा है, यही वो लोग हैं जब राम मंदिर की बात करते हैं तो कसम खाते हैं केवल वोटों की राजनीति के लिए, और झूठ बोल रहे। अब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि नहीं, जो कोर्ट में हो रहा उसको मानेंगे, उसके बाद ही अमित शाह जी का बयान आ गया कि नहीं, मंदिर हम ही बनाएंगे। तो ये लोग यही झूठ बोल रहे हैं और जनता के सामने झूठ परोस रहे हैं। बात होनी चाहिए थी घोषणा पत्र पर, कि घोषणा पत्र जो उन्होंने वादा किया था 2014 में, क्या उसे पूरा किया। स्मार्ट सिटी की ये बात कर रहे थे, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। एम्स की बात करी, कोई एम्स नहीं बना। गंगा सफाई की बात हुई, बिल्कुल साफ नहीं हुई। और इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे पर ईयर, 10 करोड़ मिल जानी चाहिए थे अभी तक, जबकि 1 करोड़ 60 लाख चली और गई हैं जो पिछली साल सर्वे। और इन्होंने वो पोर्टल भी बंद करा दिया जिसमें ये सूचना आती थी कि कितने को रोजगार मिला और कितने बेरोजगार हुए, क्योंकि सरकार की पोल ना खोले। लेकिन ये जनता तो जानती है, आजकल जो जमाना है सोशल मीडिया का, सब कुछ पता लग रहा है, तो उस पर बात नहीं हो रही है। जब 2019 का आप देखना, 4.5 साल जब सरकार को हो गए, इसके बाद सारे संगठन कूद पड़े इनके, और वो क्या करने लगे, राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया। 3 राज्यों में चुनाव हुआ, धर्म संसद होने लगी, और जब शहनवाज हुसैन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी फोरम पे राम मंदिर बनने की कोई बात ही नहीं है। और मॉब लिंचिंग आप देखिए, अभी यहीं देख लो बुलंदशहर में, जिस तरीके इंस्पेक्टर को इन्हीं के लोगों ने मार डाला, और किस तरीके के कन्याओं के साथ क्या बिहेव हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो इनको ये चीजों को देखना होगा। सरकार को बात करनी चाहिए विकास की, और विकास की जगह अगर, पर वजीर आजम तो इसकी निंदा करते हैं, कड़ी मजम्मत वो करते हैं, बार-बार करते रहे, और कहा है कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, ये भी वो साफ कहते हैं। ये लोग मानते तो नहीं है, ये उन्हीं की पार्टी शासन में नहीं। चलिए सबसे पहले देखिए, चलिए इनके सवालों का जवाब दीजिए। ये देखिए कितना विरोधाभास है, अंतर्द्वंद है। एक तरफ ये कहते हैं कि ये सच्चर समिति की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमान देश में सबसे ज्यादा गरीब हैं, पिछड़े हैं। दूसरी तरफ ये जो बातें कह रहे, एजेंडा चलाने वाले लोग टीवी चैनलों पर बैठ करके कांग्रेस की ही वकालत करते हैं, और उन दलों की जिन्होंने इतने सालों तक मुसलमानों को ठगने का काम किया, और कभी भी सच्चर समिति की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर बात नहीं की। और आज जब इनके ही साथी आजम खान मुस्लिम नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी तरफ ये अभी बहुत सारी बातें गिना रहे थे, एक एक आंकड़ों पर बात करूंगा, घंटों बीत जाएंगे, और आप समय देंगे तो मैं कर सकता हूं। और अगर इनके आंकड़ों पर सुन लीजिए, अगर आपके हिसाब से इतनी बुरी स्थिति है सर हमारी सरकार की, फिर तो आपको महागठबंधन की जरूरत क्या थी? आपकी सीटें कम हो रही है, क्या जरूरत है महागठबंधन की? अकेले आ जाते, हम तो हार रहे हैं भाई, हमारी सरकार बहुत खराब है। नहीं, क्यों आप कर रहे हैं गठबंधन? एक व्यक्ति सुनिए,
गाली देता इस है देश आपकी में पार्टी को, आपको भ्रष्ट पूरा बताता है, जवाब मिलेगा। आप उसको क्यों झेल रहे हैं? मतलब आप कमजोर हैं। इमरान भाई, मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा था ना, समझ में ये आता है। महागठबंधन में एक शब्द नहीं कहते, अपना विकास पर बात नहीं करते, ये रोजगार पर बात नहीं करते, ये लोगों के घरों पर बात नहीं करते, ये शौचालय योजना पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इनकी दिक्कत यही है कि गरीब माताओं बहनों को वो बीजेपी को वोट डाला जा रहा है, उससे उनको डाला जा रहा है। 9.49 करोड़ शौचालय जो बनाए जा रहे हैं वो मुसलमानों के घर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वो तमाम बातें आपकी, आप इन्हीं योजनाओं की बात लेकर के आवाम के बीच गए थे, फेल हुई। आज वहां पर किनकी सरकार है वो भी आप जानते हैं, तो ऐसा नहीं है। नहीं, हम इन्हीं योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं, फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं। आप खुश रहिए, आप 10% आरक्षण तब किया जब 3 राज्यों में नोटा के सोटा से इनका लंगोटा ढीला हो गया। आप जानते हैं देश की जनता 10% आरक्षण कब दिया? जब नोटा के सोटा से आपका लंगोटा ढीला हो गया। इसलिए चले, इसलिए जनता सब समझती है कि आप कितना कार्य कर रहे हैं। के चुनाव को केंद्र के चुनाव से विधानसभा के, फिर तो 2014 से लेकर के 2019 तक जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में मीडिया ने और विपक्षी दलों ने मोदी जी का टेस्ट बताया, सेमीफाइनल बताया। कितने चुनाव हम जीते, आंकड़े आपके पास है। तो 3 राज्यों में कैसे चले गए अगर मोदी जी का इतना प्रभाव था? 3 राज्यों में हार गए, आप दिल्ली में हार गए, 3 सीट केवल मिली थी, मोदी जी ने 4 सभाएं की थी और आपके जितने मुख्यमंत्री थे राज्यों के सबने सभाएं की, लेकिन इसके बाद 3 सीट जीत पाए। क्यों जीत पाए? 2014 से 2019 67 सीट आम आदमी में सत्ता में आए, मतलब आपका उसका कोई प्रभाव कोई नहीं मतलब रहा। नहीं है। आप अपना इसका एतराज कोई रखिए। मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है। सुनिए, ये कहते हैं, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनका टाइम जब से शुरू हुआ है तो इनका तो साथ हुआ, मुसलमानों का विनाश हुआ। इनका सीधा सा फंडा आप ये देखो, जिस दिन पहले दिन यही गवर्नमेंट झूठ आपका टूट गया है। तो लीजिए ना, ये झूठ जल्दी टूट जल्दी गया है। जल्दी लो, जल्दी फिर ये फाइनल झूठ कमेंट टूट लूंगा, गया है। फाइनल कमेंट लूंगा। पहले ही दिन जैसे योगी जी की सरकार आई तो हज हाउस को बंद कर दिया गया। दूसरी बात, इन्होंने हज की सब्सिडी खत्म करी। हज आपने हिंडन के डूब क्षेत्र में बना दिया तो क्या करें? नहीं, सरकार थी जब भी, नहीं, आप सरकार वो भी दूसरी सरकार ने दिया। अरे यार सुन तो लीजिए जयराम रमेश, ठीक है, सुन लीजिए। हाँ, आपने मुसलमानों की सब्सिडी खत्म करी, मुसलमानों को कोई एतराज नहीं था, लेकिन आपने क्या कह के की थी कि जो पैसा मुसलमानों को हम सब्सिडी में दिया करते थे वो मुस्लिम लड़कियों को जो बच्चियां होंगी उनकी एजुकेशन में इस्तेमाल करेंगे। आप जवाब दीजिए, आपने कौन सी मिल रही है, कह रहे हैं। स्कूल बनाया? आप मुझे बताइए कौन सी उनकी शादी ठीक है का खर्चा सर, उठाया? ठीक है, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है अकलियतों के हवाले से। सर मैं 30 सेकंड के लिए आपके पास आ रहा हूं, फिर रख देना आप अपनी बात। ठीक है, चलिए अब फाइनल कमेंट लेंगे इस पूरी बहस पर हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से। मैं राघवेंद्र जी से शुरू करता हूं, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए, ऐसा है कि ये सरकार अभी आजम खान जी के बयान पे बात बीजेपी कर रही है और इनकी जिस तरीके से एक विधायक ने विधायक जो है बिहार की, उन्होंने मायावती जी पर टिप्पणी करी, उस पर ये बात नहीं करेंगे, उस पर इनको बात करनी चाहिए थी। और जिस तरीके से ये सरकार का चेहरा रहा है, ये जातियों में बांट करके देश को बर्बाद करने का काम किया है। युवाओं की चिंता नहीं है, इन्होंने युवाओं को जो रोजगार 10 करोड़ मिलने वो नहीं मिले, इनको बात करनी चाहिए थी। किसानों की आमदनी दोगुनी की, वो भी बात नहीं हुई। तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो, जनता इसको हटाने का काम करे। चलिए नईम अब्बास साहब, देखिए, मैं जो बात कर रहा था उसी को कंटिन्यू रखता हूँ। दूसरी चीज मैं बता रहा था कि जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा उठाया था, तो 3 तलाक में अगर उनकी एजुकेशन पे ख्याल दिया था तो वो वाला होता नहीं। कुरान के अकॉर्डिंग ये 3 महीने में जाके पूरी होती प्रतिक्रिया जो 3 तलाक की है। पहले 1 महीने में एक बार कहा जाता, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। लेकिन ये उन जाहिलों की वजह से हो रहा है कि हम पे सवालिया निशान उठाया। चलिए वो बात खत्म कर दी है। ये सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। सारे चुनाव लड़े गए और अभी भी आपने देखा 5 राज्यों में चुनाव हुआ, एक कैंडिडेट उतारा, उसको भी हरा दिया राजस्थान में। तो ये कहां मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों का नाश करने का काम करते हैं जिस तरीके से अभी उसका किया। आज तो सवाल आप ही लोगों से था कि क़यादत क्यों नहीं आप लोग भी ठीक से तैयार कर पा रहे। वो तो इल्जाम लगाते हैं, वो तो कहते हैं आप लोगों पर तुष्टिकरण का सवाल तो वही था, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, जयराम विप्लव जी। नहीं, चलिए अच्छी बात है, मुस्लिमों के नेतृत्व की बात हो रही है, चेहरा खुल करके सामने आ रहा है। हमने तो हमेशा 125 करोड़ भारतीयों की बात की है। और जिन नौजवानों की चर्चा बार बार हो रही थी, उन नौजवानों को 15.26 करोड़ मुद्रा योजना में लोन मिला, जिसमें 30% 5 करोड़ से अधिक लोग पहली बार लोन ले रहे हैं। यानी कम से कम 5 करोड़ लोगों ने रोजगार में
हिस्सा पाया है। दूसरी चीज, 2.5 करोड़ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के तहत प्लेसमेंट हुआ है। केवल गडकरी जी के डिपार्टमेंट में 1 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए। मतलब और आज भारत अगर विश्व की छठी अर्थव्यवस्था बन रहा है, रोजगार से जोड़ा, ठीक है सर, रोजगार से जोड़ा, ये बड़ा सवाल, ठीक है सर। वक्त नहीं है। राकेश जी, फाइनल कमेंट 30 सेकंड में। देखिए इमरान भाई, बड़ी बात है कि जब चुनाव आते हैं 5 साल बाद लोकतंत्र में, तो जो सरकार होती है, जो सत्ता पर काबिज लोग होते हैं, वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। लेकिन बीजेपी की दिक्कत ये है कि ये बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने के अभी तक कांग्रेस से ही लगातार 70 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगे जा रहे हैं। इन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड तो दिखाना होगा कि कितने लोगों को नौकरियां मिली, कितने लोगों को नया रोजगार मिला, कितने लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए, कितने लोग बेरोजगार हुए, बेरोजगार हुए, ये सब बात ये बड़े सवाल है। ठीक है, आजम खान साहब के सवाल कितने अहम है, और वाकई वो सवाल इस मौजू पर जो हो रहा है, जो गठबंधन तैयार हो रहा है, सही है, ये देखने वाली बात है। इसके पीछे भी कोई सियासत है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और आप तमाम लोगों का इस चर्चा को देखने के लिए। आप रहिए जी सलाम के साथ।